बोलो आईसीडीआर रेगुलेशन कौन सा ईयर में आया था? आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। ओके, लाइव ऑनलाइन सब लोग ऑन कर दो, ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो। 2018 में आया था आईसीडीआर कमेटी, कौन बनाया था? पृथ्वी हल्दिया। तो पृथ्वी हल्दिया इज वॉज द चेयरमैन, ठीक है, ही वॉज द चेयरमैन, और इन कंसल्टेशन विद प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी आईसीडीआर को लाया गया था। कब लेके आया गया था? 11 सितंबर 2018। उसके 60 दिन के अंदर में ये एक्ट आ गया था। और ये किस एक्ट को किस रेगुलेशन को रिपील किया था? आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 को रिपील कर दिया गया था। ओके, अब बताइए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, रेगुलेशन 6(1) एंड रेगुलेशन 6(2). रेगुलेशन 6(1) ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है? कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा? चारों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि एक ही? चारों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है, जल्दी से बताइए? नेट टेंजेबल एसेट कितना होना चाहिए? 3 करोड़ होना चाहिए इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फुल 3 इयर्स। ओके ओके, और उसके बाद जिसमें मॉनेटरी एसेट में आप कितना कर सकते हैं? 50%। अगर 50% नहीं होल्ड किए तो ये 50% से ज्यादा होल्ड किए तो क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि वी विल इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन द नियर फ्यूचर। और ये 50% अमाउंट किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? आपका 50% मॉनेटरी एसेट ऑफर फॉर सेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ होना चाहिए इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट तीनों साल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई साल में लॉस होगा चलेगा? नहीं चलेगा। फिर उसके बाद नंबर 3 आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 1 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईच फुल इयर्स। ईच तीनों साल में होना चाहिए 1-1 करोड़, एवरेज नहीं पूछ रहा है, नेटवर्थ होना चाहिए तीनों साल में 1-1 करोड़, ठीक है। फिर उसका चौथा पॉइंट क्या? अगर नाम चेंज किया, इफ यू हैव चेंज योर नेम, इफ यू हैव चेंज द नेम ऑफ द कंपनी इन द प्रीसीडिंग 1 ईयर, इन द लास्ट 1 ईयर, इन दैट केस 50% ऑफ द रेवेन्यू मस्ट सजेस्ट फ्रॉम द न्यू नेम ऑफ द कंपनी। ओके, ऑप्शन 2 क्या था? अगर मान लो आपने ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया या एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो एक बैकडोर था, यू हैव टू ब्रिंग द आईपीओ थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, एंड उसके बाद एटलीस्ट 75% ऑफ द आईपीओ मस्ट बी सब्सक्राइब बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ओके, एंटिटीज कौन कौन सा एंटिटीज अलाउड नहीं है आपका इन्वेस्ट करने के लिए? बताइए एलिजिबिलिटी। अगर आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, डिबार्ड फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट, और उसके बाद विलफुल डिफॉल्टर्स, और उसके बाद क्या है बताइए? अगर कॉमन डायरेक्टर है, अगर कोई कंपनी अगर डिबार्ड हो गया, उसका डायरेक्टर, नया कंपनी जो लिस्ट होने जा रहा है उसका डायरेक्टर सेम है, कॉमन डायरेक्टर है, तो ये वाला कंपनी को भी लाने नहीं देगा। इफ बोथ द कंपनीज हैव, इफ द कंपनी इशूइंग द आईपीओ, कमिंग विद द आईपीओ, हैव द प्रोमोटर और द डायरेक्टर हु इज आल्सो द प्रोमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज डिबार्ड फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट, देन उसको अलाउड नहीं है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, आउटस्टैंडिंग मतलब अगर कोई डिबेंचर्स इशू किया हुआ है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो उसको पहले शेयर्स में आप कन्वर्ट करो, ठीक है। क्या है 4 पॉइंट? क्या है 5 पॉइंट? बताओ फटाफट से बताओ। नंबर 1, हाँ, डिबार्ड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स और विलफुल डिफॉल्टर्स, और उसके बाद और बताओ, और क्या है? फ्रॉडुलेंट बोरोअर, ठीक है, फ्रॉडुलेंट बोरोअर। फिर उसके बाद नंबर 4, अगर कॉमन डायरेक्टर्स है, अगर एक कंपनी डिबार्ड हो गया तो दूसरा कंपनी को भी नहीं लाने देगा। अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन बात समझ में आना चाहिए, नहीं कि नहीं समझ में आए, ठीक है। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल शेयर्स है तो उसको पहले कन्वर्ट करो शेयर्स में, उसके बाद उसको नया आईपीओ लाने को मिलेगा। ओके, समझ में आया? यहां तक समझ में आया? बोले सर फास्ट हो रहा है, अभी रिवीजन चल रहा था, ठीक है, अभी तो रिवीजन चल रहा था, एक्चुअल क्लास में धीरे ही जाएंगे। ओके, चलो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत टेक्निकल है। जी हाँ, बहुत टेक्निकल है, अटेंटिव होके सुनना है। ये 10 क्लास आपसे अटेंशन मांग रहे हैं। उसके बाद अगर आप 80% अटेंडेंस भी देके चलेगा, लेकिन 100% अटेंडेंस मतलब 100% एक्टिवनेस, 100% एक्टिवनेस चाहिए ये क्लास में। और थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा आप लोग संग, बिकॉज नहीं तो ये चैप्टर निकल जाएगा हाथ से, और ये निकला तो एसएलसीएम निकल गया। समझ में आया? क्योंकि फिर बैकलॉग होते रहेगा, फिर होएगा नहीं चैप्टर। चलो अब देखिए, आपका हम लोग ये आपका इससे भी पढ़ रहे थे ना, बेयर एक्ट भी पढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है। तो चलिए, बेयर एक्ट में हम लोग ने अभी तक रेगुलेशन 6(1) एंड 6(2) कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद रेगुलेशन नंबर 5 कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में रेगुलेशन नंबर 4 तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो। रेगुलेशन नंबर 3 कर लिया था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशन की कहां कहां ये एप्लीकेबल है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी भी लिखा दिया था ना, तो जो एप्लीकेबिलिटी वाला लिखा था शायद लास्ट में लिखा था, इसलिए रिवीजन नहीं हुआ, वो वाला भी लास्ट वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा।
बताइए टाइप ऑफ ऑफर्स क्या रहता है? आईपीओ, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल इशू, राइट इशू, क्यूआईपी, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एफपीओ, ये टाइप ऑफ ऑफर्स है। ओके, आईपीओ के बारे में पता है, बोनस के बारे में पता है अपने को, प्रेफरेंशियल इशू अपने आगे जाके पढ़ेंगे, पूरा डेफिनेशन पढ़ेंगे, राइट इशू, क्यूआईपी, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एफपीओ। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या था? मेन बोर्ड, एसएमई एंड आईजीपी। आईजीपी का क्या? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ओके, when shares are issued to the public for first time it is called an IPO। पब्लिक में कौन आ गया? QIB है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर में रिटेल इन्वेस्टर्स आ गया और नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ओके, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, भाई अटेंटिव रहो, एसएमई का फुल फॉर्म पूछ रहे हो। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशंस कहां कहां एप्लीकेबल है? ये है रेगुलेशन नंबर 3, यहां लिख दीजिए आप लोग, रेगुलेशन नंबर 3। सर रेगुलेशन नंबर याद करना है क्या? आईपीओ का एक रेगुलेशन नंबर याद करके रखो, एफपीओ का याद करके रखो, बस। और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, आईपीओ का रेगुलेशन नंबर याद रखना और एफपीओ का रेगुलेशन नंबर याद रखना, तो थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो रेगुलेशन नंबर याद रखो कम से कम इस चैप्टर में, तो आईपीओ का याद रखना। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 3 क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशंस। कहां था? आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू अगर ग्रेटर देन 50 करोड़ है, बोनस इशू, एसएमई आईपीओ, आईजीपी आईपीओ। अगर आईडीआर है तो आईडीआर का भी अलग से आईपीओ होता है, राइट इशू होता है, और उसके बाद क्यूआईपी। In case of right issue less than 50 crores, then company shall come up with letter of offer and submit to SEBI. Okay? समझ में आया यहां तक? चलो, मजा आ रहा है कि नहीं ये बताइए? आईसीडीआर में बहुत टेक्निकल है लेकिन मजा बहुत आता है। ठीक है, अगर अटेंटिव करके पढ़े और एसएलसीएम के अपने एक्सपर्ट हो जाए, मतलब अपने अगर एक्सएलसीएम का शेयर मार्केट में अगर दिलचस्पी लेने लग जाए कि शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। चलो, क्या? हाँ, आराम से आराम से, चलो। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 6 हो गया। अब देखिए हम लोग रेगुलेशन नंबर 7 में आएंगे, जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन क्या है कि एक आईपीओ लाने के लिए कुछ और कंडीशंस होता है, जो ये 4 तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छोड़ के कुछ और कंडीशंस है जो कि एक इशुअर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जो इशुअर कंपनी है, मतलब जैसे रिलायंस अगर आईपीओ लेके आएगा, अपना जोमैटो अपना आईपीओ लेके आएगा, तो उसको ये सारा कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ओके, अगर कंडीशंस को क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? अगर देखिए मान लीजिए कभी भी अपने कोई स्टॉक मार्केट में अप्लाई करने जाते हैं ना, स्टॉक मार्केट में अगर अप्लाई करने जा रहे हैं, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं शेयर्स का ट्रेडिंग हो हम लोग का। शेयर्स का ट्रेडिंग कहाँ होगा? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। तो कभी भी शेयर मार्केट में अगर कोई मार्केट में लिस्ट करना चाहता है, बीएससी में लिस्ट करना चाहता है अपना कंपनी को, तो वो चाहता है कि आपका कंपनी में क्या हो? ट्रेडिंग हो, आपका कंपनी का शेयर्स का ट्रेडिंग हो, मतलब खरीद बेच हो, तभी तो उसके पास शेयर्स आए, तभी तो आदमी लोग खरीदेगा शेयर। अगर उसका कंपनी रिटर्न नहीं देगा, अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि आपको ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, तो आप करोगे क्या? कोई आदमी करेगा, खरीदेगा शेयर्स? नहीं खरीदेगा। तो ट्रेडिंग हो सके इसीलिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, बीएससी का, सेंसेक्स, निफ्टी ऐसे करके इंडेक्स बनाया गया कि पता चल सके। तो कोई भी कंपनी अगर इशुअर कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रहा है, उसको 3 चीज देखना पड़ेगा। नंबर 1, उसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से क्या लेना पड़ेगा? इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल एंड फाइनल अप्रूवल क्या होता है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलता है कि अगर आप सेबी के पास गए हो अपना लिस्टिंग कराने के लिए, तो आप एलिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई कर दोगे कि सिंस आई एम सेटिस्फाइंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन, आप मेरा शेयर्स को लिस्ट कर दीजिए। तो वो क्या करेगा? एक बार देखेगा कंडीशन, प्राइमरा फेसी देखेगा और कर देगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देगा कि एक बार फर्स्ट हैंड अप्रूवल। तो एक बार उसका अप्रूवल मिल जाएगा ना, फिर डिपॉजिटरी से ले लो, एग्रीमेंट कर लो। फिर उसके बाद डिपॉजिटरी से करने के बाद देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको डिपॉजिटरी से भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सब जितना भी चीज है ना, डिपॉजिटरी के संग एग्रीमेंट कब होगा? अगर आपका रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से अगर आपको अप्रूवल नहीं मिला, इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं मिला, तो क्या बोल रहा है? अगर अपने कोई भी शेयर्स को इश्यू करेंगे, अगर हम खरीदेगा तो डीमैट फॉर्म में ही आएगा ना। तो डीमैटेरियलाइजेशन जो होता है ना, सीएसडीएल, एनएसडीएल, डिपॉजिटरी के संग भी आपको क्या करना पड़ेगा? अग्रीमेंट करना पड़ेगा। बिना अग्रीमेंट के आप उसका शेयर्स को क्या कर सकते हो? आप डीमैट फॉर्म में दे नहीं पाओगे अगर डिपॉजिटरी के संग आपका अरेंजमेंट नहीं है। अगर डिपॉजिटरी, 2 डिपॉजिटरी है ना, आपको एनएसडीएल, सीडीएसएल दोनों में से एक जन को जाना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा और उसको अपना क्या बनाना पड़ेगा? डिपॉजिटरी पार्ट, अपना डिपॉजिटरी जितना भी है, मतलब जितना भी शेयर आपका डीमैट में जाएगा उसी डिपॉजिटरी के पास जाएगा। एनएस, इसलिए बोलते हैं ना, कोई कंपनी का शेयर एनएसडीएल से आता है, कोई कंपनी का शेयर सीडीएसएल से, क्योंकि वो कंपनी का उसके संग पार्टनरशिप है। तो कंपनी अपना शेयर्स को जब लिस्ट करने जाता है ना, उसको 2 चीज चूज करना पड़ेगा, एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज चूज कर लो और एक डिपॉजिटरी चूज कर लो। ये क्यों बोल रहा है चूज करने के लिए? या बीएससी और एनएससी है ना, आप बोल सकते हो कि मेरा शेयर हम चाहते हैं एनएससी और बीएससी में लिस्ट हो, लेकिन हम एक को अपना प्रेफर्ड
प्रेफर्ड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे, तो हम उसके संग सारा कंप्लायंस करेंगे। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को रिटर्न भेजना होगा तो हम दोनों को थोड़ी ना भेजेंगे, बीएसई और एनएसई, एक को भेज देंगे, दोनों को थोड़ी ना भेजेंगे। तो एक को अपना प्रेफर्ड स्टॉक एक्सचेंज बनाना पड़ेगा, भले ही मेरा शेयर दोनों जगह लिस्टेड है, लेकिन मेरे को एक को प्रेफर्ड स्टॉक एक्सचेंज बनाना पड़ेगा और उससे क्या लेना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल जब मिल जाएगा, फिर जब सेबी आपका बोल देगा कि ठीक है यू कैन लिस्ट, तब वो आपको फाइनल अप्रूवल देगा। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल पहले लेना पड़ता है। सीक एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इन स्टॉक एक्सचेंज एंड चूज वन ऑफ देम एज अ डेजिग्नेटेड एक्सचेंज। वो आपका डेजिग्नेटेड एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब उसी के संग सारा आप कंप्लायंस करेंगे, मतलब सारा डिटेल जो भेजना है, पीरियोडिक रिटर्न जो भेजना है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वही आपको सारा मॉनिटर करेगा। भले ही आपका शेयर एनएससी, बीएसई और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में तो ट्रेडिंग ही नहीं होता है। अगर आप कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को चूज करोगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज तो बोलेगा एनएससी में जाके ट्रेडिंग करो, उसको तो अलाउड ही नहीं है ट्रेडिंग। तो अपने तो पढ़े ना कि कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं है, वो एनएससी के थ्रू रूट कराता है ट्रेडिंग। ओके, तो इसलिए सारा स्टॉक एक्सचेंज तो बंद ही हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज कौन सा चालू है, आपका एनएससी और बीएसई, और मेजर ट्रेडिंग तो एनएससी में ही होता है क्योंकि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा शेयर लिस्टेड है। ओके, तो इसलिए एनएससी और बीएसई में से किसी एक को अपने को चूज करना पड़ेगा एज डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, एज डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। और क्या लेना पड़ेगा वो लोग से, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। बिना इन प्रिंसिपल अप्रूवल के आपका शेयर लिस्ट नहीं होगा। आपसे पहले सेबी बोलेगा कि आपने स्टॉक एक्सचेंज के संग ले लिया कि इन प्रिंसिपल दिखाइए हमको, सबमिट करिए। और उसके बाद नेक्स्ट बोलेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के संग आप एक अग्रीमेंट कर लीजिए। अग्रीमेंट कर लेंगे तो क्या होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जितना भी शेयर आपका डीमैट, और आपको पता है ना प्रोमोटर का शेयर आपका फिजिकल फॉर्म में नहीं रह सकता है। कोई भी कंपनी लिस्ट करने जा रहा है तो उसका प्रोमोटर का शेयर, जो मेजर शेयर होल्डर लोग होता है, प्रोमोटर लोग ही तो होता है, जो लोग कंपनी को फॉर्मुलेट करता है, जो लोग बोलते हैं कि हम लोगों को लिस्ट करना है शेयर, तो उन लोग का शेयर भी क्या होना चाहिए, आपका डीमैट फॉर्म में होना चाहिए उन लोग का भी शेयर। तो वो लोग सबसे पहले अपना शेयर अगर डीमैट फॉर्म में नहीं रखेगा तो लिस्टिंग ही नहीं होगा। तो लोग को अपना शेयर डीमैट फॉर्म में कराने के लिए भी किसके पास जाना पड़ेगा, डिपॉजिटरी के पास। तो डिपॉजिटरी के पास वो लोग का, डिपॉजिटरी के पास जाके, कौन सा डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल और एनएसडीएल, तो कोई भी एक डिपॉजिटरी के पास जाएगा, दोनों में से कोई भी एक डिपॉजिटरी के संग एक एग्रीमेंट कर लिया कि मेरा जितना भी शेयर डीमैट में जाएगा ना, शेयर होल्डर लोग को तुम ही इशू करेगा, तुम ही डालेगा डीमैट में। समझ में आया? अब बोल रहे जितना भी शेयर जो प्रमोटर्स लोग का है ना, उसको भी अपने को कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीमैट फॉर्म में। उसको भी क्या करना पड़ेगा, डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिजिकल शेयर नहीं हो सकते। जैसे मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंने एक कंपनी फॉर्म किया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मेरा शेयर तो फिजिकल फॉर्म में है। अब मैं कंपनी को अगर पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर देता हूं तो फिजिकल ही है ना कंपनी। अब पब्लिक में कर दिया, चलो फिजिकल में ही रख रहा है क्योंकि क्लोजली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पब्लिक लिमिटेड के बाद अब उसको लिस्टिंग करा दूं, तब मेरे को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डीमैट फॉर्म में। एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है क्या? कंपनी लॉ में पढ़े हैं ना, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक प्राइवेट कंपनी मान लो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन लिस्टिंग नहीं करा रहा है, तो रखो फिजिकल शेयर में, कोई मतलब नहीं है। अगर लेकिन अब उसके बाद पब्लिक लिमिटेड से लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जाएगा तो नहीं, तुमको डीमैट में कन्वर्ट कराना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसलिए यही वाला रूल से बोला जाता है कि सबको डीमैट में शेयर्स को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेशन आईसीडीआर वाला बोलता है कि सबको डीमैट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि कोई भी शेयर अगर पार्टली पेड अप है, समझ में आया, पार्टली पेड अप, कोई भी शेयर अगर पार्टली पेड अप है, आधा पैसा आया हुआ है, पूरा पैसा नहीं आया हुआ है, तब तक वो आईपीओ नहीं लेके आ सकता। या तो इसको फॉरफिट कर लो, या इसको पेड अप करा लो, पूरा फुल्ली पेड अप करा लो। नहीं तो फिर बोलेगा क्यों ये रूल है। अब ये रूल किस लिए है, अगर मान लो किसी का पार्टली पेड अप शेयर है और आप बाजार से पैसा उठाने जा रहे हो, अरे भैया तुम बाजार से क्यों उठा रहे हो, जिसके पास पार्टली उससे मांगो ना, या तो फॉरफिट करो उन लोग का शेयर्स, वो शेयर को भी लेके आओ आईपीओ में, या तो उन लोग का शेयर उन लोग से परमिशन लेके फॉरफिट करो। पार्टली पेड अप शेयर है तो आप आईपीओ नहीं लाके सकते, उसको पहले फुल्ली पेड अप कराओ। तुम बाजार से पैसा मांग ले जा रहे हो, यहां पे जो शेयर है वही आपका फुल्ली पेड अप नहीं है, तो पहले उसको फुल्ली पेड अप कराओ। समझ में आया? तो 4 कंडीशन बताइए क्या क्या है। सबसे पहले ईश्वर को क्या क्या करना पड़ेगा, ये 4 कंडीशन, फिर 5वां कंडीशन पढ़ाएंगे। पहले 4 कंडीशन क्या क्या है बताइए। सबसे पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से, और उसको अपना डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। अगर आप एक से ज्यादा में एक्सचेंज करा सकते हो तो सबसे प्रिंसिपल अप्रूवल लीजिए और किसी एक को आप डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बनाइए। और नंबर 2, अरेंजमेंट एग्रीमेंट करना पड़ेगा किसके संग, डिपॉजिटरी के संग, फॉर डीमैटेरियलाइजेशन। और कोई प्रोमोटर का शेयर है, इफ देयर इज एनी शेयर्स, इफ देयर इज एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द प्रोमोटर्स, देन इट शैल बी हेल्ड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म ओनली। ठीक है। नंबर 4, इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर और पार्टी पेड अप शेयर, इट शुड बी कन्वर्टेड टू फुली पेड अप और फॉरफिटेड, और द शेयर हैज बीन फॉरफिटेड। समझ में आए 4 कंडीशन? वापस से बोलो क्या है 4 कंडीशन। इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और उसके बाद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बनाना पड़ेगा एक जन को। और नंबर 2 आपका क्या है, एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी। एंड नंबर 3 आपका प्रोमोटर शेयर शुड बी कन्वर्टेड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। नंबर 4 एनी पार्टली पेड अप शुड बी कन्वर्टेड टू फुली पेड अप और फॉरफिचर। समझ में आया यहां तक?
समझ में आ गया? तो अब देखिए 5वां नंबर पॉइंट है, मैं आप लोग को ही बोलूंगा पढ़ो, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। बताओ ये क्या लिखा हुआ है इसका? कौन अगर इसका जो अगर मान लो इसका जो अगर कर लिया इंटरप्रिटेशन, उसको एक कैडबरी मिलेगा मेरी तरफ से। चलो करो इंटरप्रिटेशन। आईसीडीआर रेगुलेशन बनाए सिंपल करने के लिए, एंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को देखो सिंपल कितना किया है। देखो लाइव ऑनलाइन पढ़ो, आप लोग के लिए भी एप्लीकेबल है, कैडबरी कुरियर कर देंगे। बोलो कोई ट्राई करेगा? ट्राई करेगा कोई? बोलो कोई करेगा? अपने आईपीओ लेके आ रहे हैं। चलो अब बोलो आगे क्या वेरीफाइबल मींस क्या? हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो आगे। एक्सक्लूड करके पब्लिक का जो इशू अमाउंट आया उसको एक्सक्लूड करके फिर क्या? बोलो। तो फिर पब्लिक क्यों देगा पैसा? नहीं, थोड़ा मतलब इट्स अ गुड ट्राई। चलो अब मैं बताता हूं। देखो अब कोई भी आईपीओ अपने किस लिए लाते हैं? कंपनी के पास तो ऑलरेडी पैसा है, काम चल रहा है, काम धंधा चल रहा है। अब आईपीओ में पैसा क्यों लाते हैं? कोई प्रोजेक्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर रखे हैं। मान लो मेरे को एक स्कूल बनाना है, एक एजुकेशन कंपनी है, वो ऑलरेडी स्कूल चला रहा है, एक और स्कूल बनाना है, उसमें लगेगा 500 करोड़ रुपया। ठीक है, उसमें कितना लगेगा? 500 करोड़ रुपया। अब क्या कर रहा है ना, वो 500 करोड़ का आईपीओ नहीं लाके 100 करोड़ का आईपीओ ला रहा है। कितना? 100 करोड़ का आईपीओ ला रहा है। अपना ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख दिया है, प्रोस्पेक्टस में लिख दिया है कि हम लोग एक आईपीओ लेके आ रहे हैं, नया स्कूल बनाएंगे जिसमें 500 करोड़ रुपया लगेगा। ठीक है, और हम आपसे 100 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, तो पब्लिक देगा क्या पैसा? पब्लिक बोलेगा तुम मेरे से 100 करोड़ रुपया मांग के क्या खेल रहा है? पहले 400 करोड़ का है, पहले वो दिखा। स्कूल कहां से बनाएगा? फिर वापस से पैसा मांगने आएगा क्या? वापस से पैसा मांगने आएगा क्या? 400 करोड़ क्यों नहीं मांग रहा? 500 करोड़ मांगो हम लोग से, पूरा पूरा पैसा मांगो, आधा आधा करके मांगेगा, फिर एफपीओ लेके आएगा, फिर एफपीओ लेके आएगा, फिर एफपीओ लेके आएगा। ऐसे थोड़ा ना चलेगा। तो पब्लिक गवर्नमेंट क्या बोल रहा है ना, एसएबी क्या बोल रहा है कि तुम 100 करोड़ तो मांग रहा है, लेकिन जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, ऑफर डॉक्यूमेंट जो है तेरा 400 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट हो रखा है क्या? वो भी बता। अगर बोल दे कि भैया 400 करोड़ रुपया जो है ना, मेरा आईसीआईसीआई बैंक के संग सैंक्शन लेटर आया हुआ है 400 करोड़ का, 400 करोड़ में से 75% का, 400 करोड़ में से 75% का, उसका सैंक्शन लेटर का कॉपी लगाओ उसमें और बोलो ये देखो सैंक्शन हुआ हुआ है मेरा। 400 करोड़ का 75% कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? 400 करोड़ कर रहे हैं, 400 करोड़ का 25% कितना हो गया? 100, 300 हो गया। ठीक है, 300, 75% कितना हो गया? 300 करोड़ का उसने ऑलरेडी अरेंजमेंट कर रखा है और उसका फर्म कमिटमेंट है, वो आईसीआईसीआई बैंक का सैंक्शन लेटर है। तब फिर पब्लिक से पैसा मांगो। पब्लिक अच्छा ठीक है 300 करोड़ है ना, 100 करोड़ तो तुम कर ही लेगा। जब 300 करोड़ ले रहा है, 100 मेरे से ले रहा है, 100 करोड़ तो हो ही जाएगा तेरा रेंज। तो सेबी क्या बोल रहा है कि अगर तुम कोई वेरीफाइड मींस कोई प्रोजेक्ट तुम्हारा आइडेंटिफाई किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट के लिए तुम पैसा उठा रहा है और तुम्हारे पास वेरीफाइबल मींस, अगर मान लो प्रोजेक्ट के लिए आधा पैसा उठा रहा है तुम, तो वेरीफाइबल मींस से तुमने दूसरा पैसा उठा रखा है कहीं से, उसका 75% का फर्म कमिटमेंट आ जाना चाहिए। समझ में आया? रूल समझ में आया? देखो क्या बोल रहा है, it has made firm arrangement of finance through verifiable means towards 75% of the stated means of finance। फर्म अरेंजमेंट है, अगर मान लो 400 करोड़ उठा, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 400 करोड़ लोन में है और 100 करोड़ आईपीओ से है, तो ये जो 400 करोड़ जो लोन से है ना, उसका 75% का फर्म कमिटमेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर आईपीओ नहीं लाने देगा। नहीं तो फिर आईपीओ नहीं लाने देगा। कहां फर्म कमिटमेंट देगा? ऑफर लेटर में बता देगा कि देखो भैया मैंने 400 करोड़ लोन से उठाया है ना, तो 400 करोड़ लोन का 75%, 300 करोड़ का मेरे पास आज ही अरेंजमेंट है, देखो सैंक्शन लेटर है, तुम लोग नहीं देगा ना तो मत दे,
200 करोड़ भी वो लोग दे देगा, इतना मेरे को मत दिखाओ, देना है लगाओ आईपीओ में, नहीं तो मत लगाओ। समझ में आया? तो ये फर्म कमिटमेंट है। समझ में आया? ये होता है फर्म कमिटमेंट, पर उसका श्योरिटी है, तुम लोग के लिए ऐसे ही मांग रहा है, भागीदार बन जाओ प्रोजेक्ट का, नहीं तो कोई और बन जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए क्या बोल रहा है, ऑफ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट प्रपोज ऑफ फॉर अ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट प्रपोज टू बी फंडेड फ्रॉम द इश्यूड प्रोसीड। तो आप जो प्रोजेक्ट है, स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट का फंड मंगा रहे हो इश्यू प्रोसीड से, उसका कोई दूसरा मीन से भी आपने अरेंजमेंट से पैसा उठा रखे हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, उसका फर्म कमिटमेंट होना चाहिए, नहीं तो पैसा डूबने का चांस है ना। तुम आधा पैसा से थोड़ी ना गेम खेलोगे। तुम 100 करोड़ रुपया मंगा लिए और क्या 500 करोड़ का आता पता ही नहीं है, 400 करोड़ का, तो 100 करोड़ डूबना ही है। समझ में आया? तो इसलिए बोल रहा है जिस प्रोजेक्ट का तुमने फर्म कमिटमेंट कर लिया है ना, फर्म कमिटमेंट कर लिया है, उस प्रोजेक्ट का जिसका आपने वेरीफाइड मीन से अरेंजमेंट कर लिया है, उसका 75% का आपके पास फर्म कमिटमेंट होना चाहिए। समझ में आया? बताइए वापस से क्या हुआ। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट जिसके लिए हम लोग आपका फाइनेंस मंगा रहे फ्रॉम आईपीओ, अगर उसका आपने स्पेसिफाइड मीन से कुछ अरेंजमेंट कर रखे, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, तो उसका 75% मस्ट बी फर्म कमिटमेंट। अगर फर्म कमिटमेंट नहीं होगा तब फिर आपका आईपीओ नहीं लाने देगा। ओके, अब क्या बोल रहा है ना, और एक और क्या है जनरल कंडीशन। ये जनरल कंडीशन क्या है, ये जनरल कंडीशन बोलता है ना कि जो अपने पैसा उठा रहे हैं ना आईपीओ का जो पैसा उठा रहे हैं ना, वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आप लोग यूज नहीं कर सकते। अब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्या है, लाइट का बिल पेमेंट करना है, सैलरी पेमेंट करना है, वेजेस देना है स्टाफ का, झाड़ू पोछा वालों को देना है। अब गवर्नमेंट मान लो आईपीओ लेके आया, तुम बोला स्टाफ का सैलरी देने के लिए आईपीओ लेके आया। अभी तुम आईपीओ सैलरी देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना, तुमको बिजनेस करना चाहिए। अब 1 महीना सैलरी देगा, फिर वापस से पैसा मांगने आएगा, बोला नहीं 1 साल का देंगे, तो 1 साल बाद फिर मांगने आएगा क्या पैसा। 25% तक तुम दे सकता है, उसके ऊपर नहीं पैसा यूटिलाइज करेगा। समझ में आया? तो सेबी क्या बोल दिया, 25% के लिए तुम दो, नहीं तो फिर अलाउड नहीं है। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आप इट शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट बीइंग रेज्ड बाय द इशूअर। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्या हो गया, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्या हो गया, सैलरी हो गया, और क्या हो गया, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब आपका क्या हो गया, ये सब आपका हो गया जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस आप देने के लिए आईपीओ का पैसा यूज नहीं कर सकते। 25% तक आप यूज कर सकते हैं, सेबी के पास ये पावर है कि 25%, ये तो 25% भी नहीं होना चाहिए। जो आदमी के पास सैलरी का पैसा देने के लिए नहीं है, वो आदमी क्या आईपीओ लेके आएगा। अगर सैलरी का पैसा देने के लिए नहीं तो डूब जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना, ये वाला रूल को ट्विक करना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये वाला रूल क्यों ट्विक करना पड़ा, जैसे पेटीएम है, पेटीएम के पास तो लॉस मेकिंग कंपनी है, 1000 करोड़ रुपया उठा रखा है और हर महीना बोलता, हर साल बोलता है हम 100 करोड़ रुपया लॉस में, तो 10 साल में खत्म हो जाएगा रुपया। तो ये लोग क्या बोला ना, अरे यार ये 25% भी हम दे नहीं पा रहे, हमको 25% से लिमिट बढ़ाइए, 25% लिमिट बढ़ाइए। तो सेबी क्या बोला ना, चलो ठीक है तुम्हारा जैसा कंपनी के लिए, क्योंकि तुम फ्यूचर का प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब तुम फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए तुम स्टार्टअप कंपनी एक तो 35% कर दिया ओलो के लिए। 35% कितना, ओलो के लिए 35% कर दिया। अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड वेयर द इश्यूअर कंपनी हैज नॉट आइडेंटिफाइड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट टारगेट। समझ गया, where the issuer company has not identified acquisition or investment target as mentioned in the object of the issue in the draft offer document and the offer document, उसके लिए shall not exceed 35% of the amount raised by the issuer company। अगर कोई issuer company है, जैसे इस केस में पेटीएम ले लेते हैं, ठीक है, ये सब जो रूल चेंज होता है ना, ये सब सेबी को ये सब खिला के ही होता है, ये सब रूल नहीं तो ऐसे चेंज होगा। 25% देने के लिए नहीं है तो 25% भी नहीं दे पा रहा, बोलता 35% भी नहीं, 35% करा लिया उसको। ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहा है ना, अगर कोई एक्विजिशन हैज नॉट आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट टारगेट, मतलब ये जो पैसा है ना कहां यूटिलाइज करेगा उसको अभी पता नहीं है। हम तो रिसर्च कर रहे हैं ना, कोई नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रहे हैं, तो नया टेक्नोलॉजी जब आएगा उसमें पैसा लगाएंगे हम लोग। तो अभी तक हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो स्टाफ ऑफ है ना उसका सैलरी दे रहे हैं, वही हम लोग के लिए आविष्कार है। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होता है, वो लोग तो डेली क्या करता है, कुछ ना कुछ इनोवेशन करता है ना, इनोवेशन करता रहता है, तो लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ का पैसा देना पड़ता है। तो ये सारा कंपनी के लिए रूल लाया गया कि चलो तुम 35% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट टारगेट नहीं है। अगर तुम बोल के लाएगा कि मेरे को स्कूल बिल्डिंग ये सब में लगाना है, तब तो 25% से ऊपर तुम नहीं खर्चा कर सकता। अगर तुम बोल के नहीं लाएगा, वी आर इनोवेटिव कंपनी, वी आर
डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी डोंट हैव एनी एक्विजिशन की टारगेट नहीं है, हम लोग अभी मार्केट क्रिएट कर रहे हैं अपना, जैसे उबर हो गया, पेटीएम हो गया, हम लोग पब्लिक को अपना सॉफ्टवेयर के बारे में सिखा रहे हैं कि करो, डिजिटल करो, फोन पे करो, पेटीएम करो, ठीक है, ये हम लोग सिखा रहे हैं, पेटीएम करो कहते हैं ना, आता नहीं है, तो हम लोग मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हैं, समझ में आया, मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हैं, तो मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हैं, मार्केट बना रहे हैं अपना, तो सबको जागरूक करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, हम लोग को पैसा डालना पड़ेगा, 35% दो हम लोग को चाहिए, सब डाल रहा है, देखो इतना आदमी लोग पैसा डाल रखा है हम लोग कंपनी में, सब QIB लोग है पैसा डाल रहा है, हम लोग को जनरल पब्लिक लोग से पैसा भी नहीं चाहिए, 35% कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ लोग का सैलरी देंगे, समझ में आया। तो क्या क्या कंडीशन हो गया बताइए, शुरू से बताते हैं, अब कितना कंडीशन पढ़े अपने, 1, ये रहा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 कंडीशंस हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े, 7 कंडीशन, चलो बताओ एक एक करके बताओ, चलो सबसे पहला, इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड वन ऑफ देम शुड बी आइडेंटिफाइड एज डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2 प्रोमोटर शेयर शुड बी कन्वर्टेड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, उसके बाद नंबर 3 मस्ट हैव अरेंजमेंट फ्रॉम द डिपॉजिटरी फॉर डीमैटेरियलाइजेशन, एंड नंबर 4 partly paid up share must be converted to fully paid up or forfeiture of shares। फिर उसके बाद नंबर 5, if you have identified, if you have raised the IPO for a fund to be raised for a special project, then 75% of the finance should have firm commitment, okay, should have firm commitment from the verified means of investment, from the verified means of finance, and number 5, the amount raised from the IPO should not be used for general corporate purpose up to the limit of 20, it can be used only up to the limit of 25%, and where you do not have any investment target, we have not identified any investment target, then you can use the amount for general purpose for 35%, up to 35%, ठीक है, चलो अब इसको लिखेंगे बढ़िया से, समझ में आया, अंडरस्टूड। चलो ये कौन सा रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 7, Regulation 7, General Condition of IPO। Issuer must have applied to one or more stock exchange or recognized stock exchange for listing of its security for in principle approval। General condition of IPO, रेगुलेशन नंबर 7, समझ में आ गया ना, सीरियली जा रहे हम लोग, ओके। अब ये रेगुलेशन बेयर एक्ट से इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है ना, ये जो 35 करोड़, जो 35 वाला है ना, आधा से ज्यादा लोग क्या, पूरा लोग ही नहीं पढ़ाएगा तुम लोग को, पूरा लोग क्या बोल देगा, 25-35 हो गया, जनरल कंडीशन का क्या बोलेगा, जो जनरल कंडीशन का जो अपने पढ़े ना, 25% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकता है, वो लोग क्या करेगा, 25-35 हो गया ऐसा पढ़ा देगा, गलत पढ़ा देगा, 25 भी है 35 भी है, दोनों है, ओके। Issuer must have applied to one or more recognized stock exchange for in principle approval for listing of its securities if applied for more than one stock exchange, then issuer must state its designated stock exchange, कि designated stock exchange कौन सा है, ओके। अगर BSE NSE में अप्लाई किया है तो कौन सा उसका designated stock exchange होगा, ओके। फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखिए, पहले एक एक करके समझते समझते लिखिए कि याद भी होता रहे आपको। For listing of its securities and it applies to more than and if applied to more than one stock exchange, तब क्या होगा, एक को designated stock exchange बनाना पड़ेगा, अगर एक ही को अप्लाई किया तो क्या designated, वही designated है, ओके। पॉइंट नंबर 1 देख लो, हो गया पॉइंट नंबर 1, देखो ये रहा पॉइंट नंबर 1, तो यही रहा,
आज बहुत कोई कोई जन नहीं आया लग रहा है, कोई कोई जन नहीं आया, वो लोग को प्रॉब्लम होगा। अगर कोई नहीं आया तो भाई आओ, बैकअप करके आओ फेस टू फेस में। आईसीडीआर बहुत इंपॉर्टेंट, अभी नहीं समझ में आ रहा है। फिर वही है, वैसा आदमी बन जाओगे जो डिमोनेटाइजेशन के बाद भी 500,000 का नोट लेके घूम रहा है, चेंज कर दो चेंज कर दो। हाँ चलो, हो गया फर्स्ट नंबर पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो अच्छा से। चलो सेकंड नंबर पॉइंट, मेक अरेंजमेंट विद डिपॉजिटरी फॉर ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट फॉर इट्स इन्वेस्टर। फॉर ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट फॉर इट्स डिपॉजिट फॉर इट्स इन्वेस्टर भी लिख सकते हैं, फॉर डीमटेरियलाइजेशन भी लिख सकते हैं। डीमटेरियलाइजेशन इज सेम थिंग। ओके, चलो पॉइंट नंबर 3, प्रोमोटर का एंटायर शेयर होल्डिंग मस्ट बी इन डीमैट फॉर्म। खुद अपना शेयर डीमैट में नहीं कन्वर्ट कर रहे हो, दूसरे को कैसे बोलोगे डीमैट में? तो सेबी बोला अपना शेयर तो पहले डीमैट में कन्वर्ट करो। ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लोगों को पॉइंट्स लिखा दे रहे हैं, और इससे भी सिंप्लीफाई करके लिखना है आपको तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग समझ में आना चाहिए सामने वालों को। यहां पे प्रोमोटर के बदले अगर ओनर लिख दिया, पूरा ही चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो जो लिखा हुआ है वही लिखो। ऑल एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर, ऑल इट्स एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर मस्ट आइदर बी फुल्ली पेड अप और फॉरफिटेड। हो गया फोर्थ नंबर। चलो फिफ्थ नंबर, मेक फर्म कमिटमेंट टू रेज थ्रू वेरीफाइबल मीन्स। मेक फर्म कमिटमेंट टू रेज थ्रू वेरीफाइबल मीन्स ऑफ फाइनेंस एटलीस्ट 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स। यहां तक लिखिए स्टेटेड मीन्स तक, फिर आगे का लिखिए स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस। स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस फॉर द प्रोजेक्ट, यहां तक लिखिए, फिर उसके बाद नीचे करेंगे। 75% क्या कर रहे हो आप? वेरीफाइबल मीन से मेक फर्म कमिटमेंट ले रहे हो आप, जो आप लोग को लोन दे रहा है। ओके, make firm commitment to raise through verifiable means of finance at least 75% of the stated means of project, stated means of finance for the project for which the IPO is being made। जिस प्रोजेक्ट के लिए आईपीओ के लिए पैसा उठा रहे हैं उसका अगर आपने बोला हमने स्टेटेड मींस ऑफ फाइनेंस से कुछ दूसरा पैसा उठा रखा है, उसका 75% का फर्म कमिटमेंट ले लो। ओके, अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो, अभी एग्जाम में बता रहे हैं, अगर नहीं याद आए कि क्या लिखा हुआ है तो if you are raising the money for a specified project, if you are raising money from the IPO for a specified project for which we have arranged some other means of finance, then 75% of the finance must have firm commitment from the stated means। okay, बस
मीनिंग समझ में आया ना सामने वालों को? ऐसे करके आप घुमा के सामने वालों को समझा सकते हैं। तो एग्जामिनर क्या देखेगा, आपको पॉइंट पता है। ठीक है, हो गया ये वाला, लिख लिए। पॉइंट नंबर 6, अमाउंट यूज फ्रॉम इश्यू प्रोसीड्स ऑफ आईपीओ कैन नॉट बी यूज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस फॉर मोर देन 25% ऑफ द इश्यू प्रोसीड्स। चलो, amount used from IPO proceeds of IPO, issue proceeds of IPO cannot be used for general corporate purpose more than 25%। 25% से ज्यादा आप उसको यूज नहीं कर सकते। और ये वाला क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा आता है जनरल कंडीशन वाला। ओके, और ये अभी आने का चांस ज्यादा है क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट आया अभी 35% वाला, अभी ईयर 2023 में अमेंडमेंट आया, वो एकदम नया अमेंडमेंट है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस मोर देन 25% ऑफ द इश्यू प्रोसीड्स इनटू इश्यू प्रोसीड्स लिखा हुआ है। मतलब 100 करोड़ रेस कर रहे हैं तो 25 करोड़ यूज कर सकते हैं, पैसा वेस्ट करने के लिए नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 7, amount of issue proceeds can be used for up to 35% of the issue proceeds for general corporate purpose if no identifiable investment objective। okay, if no identifiable investment objective। Amount of issue proceeds can be used for 35% of the amount of issue proceeds can be used for general corporate purpose if no identified investment objective। okay, amount of issue proceeds can be used up to 35% of the issue proceeds for general corporate purpose if no identifiable investment objective। और इसको और सिंपल में लिखना है, if no investment objectives has been identified by the company। okay, issuer company। डन डन, सातों पॉइंट डन। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी एकदम नया नया अमेंडमेंट आया। ये देखो कब अमेंडमेंट आया, ये देखो देखो ये दिया हुआ ना 28, ये देखो यहां लिखा हुआ ना 28, मतलब अमेंडमेंट है 28। मतलब देखो कब आया अमेंडमेंट, नीचे में कब आया अमेंडमेंट, देखो कब आया 2022 में। लेकिन ये पता है ये कब से एप्लीकेबल हुआ, 2023 से एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि इसके ऊपर डिबेट चल रहा था कि क्यों देंगे 25 से 35 क्यों करेंगे। तो इंडस्ट्री का एक्सपर्ट लोग बोला क्यों बढ़ा दिया भाई, ये तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जीरो कर दो, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्यों यूज करेगा यार। एक तो स्टार्टअप कंपनी पहले से पैसा खो रहा है, अब सैलरी वैलरी भी देगा, लेकिन सेबी को कहीं से मिला होगा कुछ पैसा वैसा, तो ये एप्लीकेबल हो गया रूल, तो ये 35% हो गया। ओके, अब पैसा वैसा क्यों नहीं मिलेगा, अदानी नहीं, अदानी किसका फ्रेंड है। अगर मोदी जी पता है ना सेबी का चेयर, सेबी में कौन कौन बोर्ड में बैठता है पता है ना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एक आदमी होता है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक आदमी होता है, एक आदमी आरबीआई से होता है। किसका आदमी होता है वो, गवर्नमेंट का ही तो आदमी है, गवर्नमेंट ही तो अपना आदमी लोग को भेजता है, तो लोग सेबी को चला सकता है अपने हिसाब से। ओके ठीक है। फॉर्म कमिटमेंट मींस गारंटी, सैंक्शन लेटर आ गया। कभी भी आप लोग लोन अप्लाई करते हैं तो सैंक्शन लेटर आता है एक ठो, होम लोन अप्लाई करते हैं तो देता नहीं है सामने वाला को, तभी तो आपको प्रॉपर्टी मिलता है, जो प्रोमोटर है उसको पैसा मिलता है ना। होम लोन लेते हैं तो सैंक्शन लेटर जाता है एक तो फर्म कमिटमेंट होता है, समझ में आया।
फर्म कमिटमेंट मींस गारंटी, गारंटी सैंक्शन लेटर की, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, ये आईपीओ आए चाहे नहीं आए उससे मतलब नहीं है, उसको पैसा देगा आप लोग को। अब वो लोन तो महंगा होता है ना, लोन आपका 15%, 16%, 18% भी होता है। अब ये आपका आईपीओ तो सस्ता है, बहुत खर्चा लग रहा है, बाकी सब लोग तो ओनर बन जाएगा कंपनी का, वो लोग भी देगा इंटरेस्ट तुम्हारे संग, ठीक है। चलो अब बताओ, अब इसके बाद आईपीओ ये वाला खत्म हो गया, आईपीओ खत्म हो गया अब हम लोग का। अब हम लोग एफपीओ स्टार्ट करेंगे। क्या? एफपीओ स्टार्ट करेंगे। एफपीओ ना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, जो पढ़े हैं वही है एफपीओ, जो पढ़े हैं वही है एफपीओ। अब कितना वही है बताते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, मोस्ट इजी पार्ट है अभी तक का। चलो रेगुलेशन 102, आईपीओ समझ में आ गया ना? हाँ चलो एफपीओ। ये रहा फर्दर पब्लिक ऑफर। एफपीओ क्या बोलते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब क्या? आईपीओ लेके आ गया, ठीक है, आईपीओ लेके आ गया, जो कंपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन सारा सेटिस्फाई कर दिया, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन सारा सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर वो सारा सेटिस्फाई कर दिया है, सब कुछ सेटिस्फाई कर दिया, दोबारा आईपीओ दोबारा एफपीओ लेके आ रहा है, तो उसको दोबारा एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए क्या? वापस से करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, वापस से कंडीशन, क्यों समझ चुका है। अब उसको सेबी क्या बोल रहा है, अगर तुम पूरा कंडीशन सब सेटिस्फाई कर चुके हो, पूरा कंडीशन सारा सेटिस्फाई कर चुके हो, तब फिर तुमको कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना है, खाली एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है। कौन सा? आपका अगर नेम चेंज हुआ है इन द लास्ट 1 ईयर, तो 50% ऑफ द एक्टिविटी मस्ट सजेस्ट फ्रॉम द न्यू नेम। अगर नेम नहीं चेंज किया तो कुछ नहीं, कुछ दोबारा नहीं सेटिस्फाई करना है। समझ में आया? समझ में आया? अरे एक बार आई लव यू बोल दिया, बार बार थोड़ा ना बोलेगा। समझ में आया? ओके, तो एक बार आप देख चुके हैं, उसको सब समझ चुके हैं, तो आप थोड़ी ना धोखा देगा कंपनी। अब तो बढ़िया से चल रहा है, अब उसे बार बार थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं वापस से तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वापस से तुम्हारा देखिए, उसका बेइज्जती करेगा। रिलायंस जैसा कंपनी वापस से कौन लेके आया आईपीओ? अभी कौन लेके आया था? एफपीओ। रिलायंस लेके आया था, रिलायंस लेके आया था ना अभी एफपीओ, ताजा एफपीओ लेके आया था, ईयर 2022 में शायद लेके आया था, 21 की 22 में। तो ईयर 2022 में जब वो लेके आया था ना एफपीओ, तो उसको ये बोला था कि रिलायंस तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थप्पड़ मारता सेबी को, तुमको पता है हम कौन है, मेरे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ रहे हो, सीधा सीधा लेके आओ एफपीओ। समझ में आया? तो जो कंपनी आईपीओ लेके आ चुके उससे तुम ये सब पूछ नहीं सकते हो, दिल में लग जाएगा उसके, तो नहीं पूछेगा सेबी, वो पूछेगा लेके आ जाओ बाबू, लेके आ जाओ, ठीक है, लेके आ जाओ। अगर मान लो वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मान लो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नेम चेंज कर दिया और 50% एक्टिविटी से नहीं है, तो उसके लिए भी दूसरा प्रोसेस है, वो बुक बिल्डिंग वाला और 75% ऑफ द क्यूआईबी। एक ही कंडीशन है, अगर वो कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो तो फिर बुक बिल्डिंग वाला कर लो, ठीक है, वो सेम है पूरा, वो भी सेम है पूरा, एक ही कंडीशन है। एक ही कंडीशन कौन सा? अगर नेम चेंज किया है, अगर नेम चेंज किया, मान लो आईपीओ लाने के बाद, मान लो 2017 में आईपीओ लेके आया, 2019 में नेम चेंज कर लिया, 2020 में बोल रहा है वापस से एफपीओ लेके आएंगे, तो ये नेम चेंज किया, उसका 50% एक्टिविटी मस्ट बी सजेस्टेड फ्रॉम द न्यू नेम, 50% ऑफ रेवेन्यू मस्ट बी सजेस्टेड फ्रॉम न्यू। अगर ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तब फिर क्या करो? बुक बिल्डिंग से ले आओ या फिर क्यूआईबी से ले आओ। क्यूआईबी कितना है? 75% क्यूआईबी से ले आओ। बुक बिल्डिंग करना चाहिए और क्यूआईबी वो वापस से वो प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली तो यही होता है ना, जो एफपीओ लेके आता है वो लोग थोड़ी ना नेम चेंज करता है, इतना चलता हुआ नाम में थोड़ी ना नेम चेंज करके फिर एफपीओ लेके आएगा। कौन इतना पहले ही एफपीओ ले आएगा ना, फिर उसके बाद नेम चेंज करेगा। अगर आप लोग जैसा सीएस होगा उसके पास, जिसको इतना नॉलेज होगा, तो बोल देगा अरे बाबा नेम में चेंज कर, हम लोग पढ़ के आए हैं रेगुलेशन एक्ट एफपीओ के ऊपर, रेगुलेशन 102 मत करना भूल के भी। ओके, तो सारा कंडीशन सेम है। अब बोलेंगे जनरल कंडीशन क्या है? जनरल कंडीशन वाला, जनरल कंडीशन पढ़े थे ना एक तो, रेगुलेशन 7 पढ़े थे ना, रेगुलेशन 6162 हो गया। 61 में क्या है? खाली आपका कौन सा वाला कंडीशन? नेम चेंज वाला। 62 में क्या है? बुक बिल्डिंग और क्यूआईबी, ठीक है, वो मतलब आईपीओ का 6162 है, यहाँ का 102 है, 102 103 है, ठीक है, 103 है ये, जो वहां पे 61 और 62 था ना, वो यहाँ पे 103 हो गया। और जो जनरल कंडीशन है ना, जनरल कंडीशन क्या क्या था? फटाफट बताइए, जनरल कंडीशन क्या क्या था? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, विलफुल डिफॉल्ट, और उसके बाद फ्रॉडुलेंट, नहीं विलफुल डिफॉल्ट और फ्रॉडुलेंट या डिबार्ट फ्रॉम द मार्केट, डिबार्ट था ना, डिबार्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट, विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है, प्रोमोटर, और वो जो कॉमन प्रोमोटर वाला था ना, वो भी कंडीशन सेम है, और लास्ट वाला तो है ही नहीं। तो सारा चीज सेम है, ना एफपीओ का। तो इससे इजी क्या होगा? अगर एफपीओ आ गया एग्जाम में, अरे सर सेम है आईपीओ, सेम है आईपीओ लिख के आ जाएंगे, नहीं,
जो आईपीओ वाला है वो पॉइंट लिख के आना है, याद जब करोगे ना तब ये वाला ऐसे लिख के आएगा कि बस सेम एज आईपीओ लिख के आ गया, रेगुलेशन 102 सेम एज आईपीओ, तो नहीं होगा ये, सेम एज आईपीओ नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा सारा कंडीशन। तो क्या क्या चीज हम लोग पढ़े एफपीओ लाने के लिए, एफपीओ लाने के लिए पहला क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, जो हम लोग 6.1 में आईपीओ में पढ़े थे, यहाँ पे 103 में क्या है, 103 में क्या है, नंबर 1 2 3 4 कुछ नहीं है, 1 2 3 4 कुछ 1 2 3 कुछ नहीं है, एक ही कंडीशन है, खाली नाम जब चेंज किया तो 50% ऑफ द एक्टिविटी मस्ट बी सजेस्टेड फ्रॉम द 50% ऑफ द रेवेन्यू मस्ट बी सजेस्टेड फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ न्यू नेम, एक्टिविटी नया नेम से जो एक्टिविटी है उससे आपका 50% रेवेन्यू आना चाहिए। अगर नहीं है ये कंडीशन तो आप बुक बिल्डिंग या क्यूआईबी करके ले आइए, ठीक है। जनरल कंडीशंस क्या है, जनरल कंडीशन क्या है, सारा चीज है, बस आपका जो कन्वर्टेबल वाला हम लोग नहीं पढ़े, कन्वर्टेबल अगर डिबेंचर्स है तो आपको आईपीओ नहीं लाना अलाउड है, यहाँ पे अलाउड है। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है तो उसको शेयर्स में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, आप एफपीओ तभी भी लेके आ सकते हो, ठीक है। तो विलफुल डिफॉल्टर भी लिखेंगे, डिबार्ड भी लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी लिखेंगे, और उसके बाद नंबर 4 अगर कॉमन डायरेक्टर है, अगर कोई कंपनी डिबार्ड है उसी के आप डायरेक्टर तो उसको एफपीओ नहीं लाने देगा, पहले उसको हटाना पड़ेगा डायरेक्टरशिप से, ओके समझ में, चलो लिख देते हैं। इजी लगा, इसीलिए बोले क्लास अगर अटेंड करोगे तो इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ओके, इसीलिए बोला क्लास अगर अटेंड करते रहोगे तो आज नहीं तो वापस से आईपीओ समझाना पड़ता आपको। चलो एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर आईपीओ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, रेगुलेशन 103, ओनली वन कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड। If the company has changed the name in last 1 year, then at least 50% of its revenue should be out of the activity suggested by the new name. अगर किसी को याद करने के लिए लिखना है तो लिख दीजिए सेम एज पॉइंट नंबर 4 और एलिजिबिलिटी कंडीशन नंबर 4 ऑफ आईपीओ, लेकिन आंसर में नहीं लिख के आना ये चीज, ठीक है। If fails to satisfy the above condition, it can also bring FPO by satisfying both the following condition. Entire issue should be through book building and at least 75% of the net offer allotted to QIB. समझ में आया? QIB कौन होता है? वो तो पता है हमको, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन है, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अगर एग्जाम में क्यूआईबी आ गया तो लिखा होगा ना, ये सबका नाम लिख के आना होता है बस, और ये लिख देना ये पॉइंट, द कंपनी कैन ब्रिंग एफपीओ, कंपनी कैन ब्रिंग आईपीओ और एफपीओ थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड एटलीस्ट 75% ऑफ द इशू मस्ट बी सब्सक्राइब बाय क्यूआईबीज, ओके, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू ब्रिंग एफपीओ, लिख लिया ये वाला पॉइंट, एलिजिबिलिटी वाला। अगर आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा ना तो दोनों लिख के आना पड़ेगा, ये वाला भी और जनरल कंडीशन वाला भी, दोनों चीज, ओके। खाली ऊपर वाला लिख के मत आ जाइएगा, दोनों रेगुलेशन लिख के आना पड़ेगा, 102 और 103। लो क्या करें, जूम आउट की जूम इन, ऊपर स्क्रॉल अप, अच्छा तो बोलो ऊपर का नहीं लिखे हो।
डन। चलो, एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू ब्रिंग एफपीओ, रेगुलेशन 102। ऊपर वाला था रेगुलेशन 103। ओके, ये है रेगुलेशन 102। अगर एग्जाम में लिख के आओगे कहीं सेक्शन नंबर मत लिखाना, मार्क्स काट लेगा। रेगुलेशन नंबर लिखना होता है इसमें, क्योंकि ये रेगुलेशन है। याद नहीं रहा तो छोड़ दो, मत लिखना। एज पर लिख देना, एज पर आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। एग्जैक्टली सेम एज आईपीओ, बट डोंट राइट फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट कौन सा, यहां पे लिख दो, नॉन कन्वर्टेबल वाला। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल वाला नहीं लिखना है, बाकी सारा सेम है। एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू ब्रिंग एफपीओ, रेगुलेशन 102। जनरल कंडीशन भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सारा पॉइंट सेम लिखना है। वो जो आपने पढ़े ना जनरल कंडीशन, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज डीमैट वाला, शेयर्स पार्टली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद 25% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, 35% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। डन, लिख लिए, याद रहेगा तो एफपीओ। रेगुलेशन अगर याद हो रहा है तो ही याद करना, नहीं तो नहीं याद करना। ओके, आईपीओ का खाली याद करके चल जाना। ओके, रैंक लेके आना है तो क्या याद करना है, बेटर रहेगा कि याद करो। वो आपको डिसाइड करना है। और क्या रैंक, क्या रेगुलेशन नंबर नहीं लिखने से रैंक आता है? हाँ, आ सकता है। क्या गलत लिखने से मार्क्स कटता है? हाँ, कट सकता है। तो आपको कॉल लेना, अब आपका मेमोरी टेक्निक कितना अच्छा है। नॉन कन्वर्टेबल वाला पॉइंट नहीं लिखना है, बस बाकी सारा लिखना है। ओके, अगर आपको दोबारा लिखना है तो स्पेस छोड़ दीजिए, लिख लीजिएगा। ओके, अगर दोबारा लिखना है तो स्पेस छोड़ दीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा सारा पॉइंट। ओके, चलो अब अपने पढ़ेंगे वारंट। अरे ये क्रिमिनल वाला वारंट नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का मैट में आपका ऊपर नीचे दिया हुआ है, रेगुलेशन का कभी नीचे से डाल दे रहा है, कभी ऊपर से डाल दे रहा है, वैसे ही पढ़ाना पड़ रहा है। आई एम गोइंग हाउ द इंस्टीट्यूट मैट इज फ्लोइंग। ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूट मैट में आपका लिखा है पॉइंट वाइज वैसे जा रहे हैं, रेगुलेशन वाइज नहीं जा रहे, तो कभी इसलिए नीचे ऊपर हो रहा है पॉइंट। अब वारंट जाएंगे, बस वारंट पढ़ा के छोड़ देंगे फिर आज का क्लास, ज्यादा हैवी नहीं रखेंगे आईसीडीआर। मतलब कौन सा कंडीशंस? नहीं, अगर आप सेक्शन नंबर लिख के लिखोगे रेगुलेशन नंबर, तब तो याद रखना पड़ेगा। अगर रेगुलेशन नंबर 6 का 1 का ए, 6 का 1 का बी, अगर ऐसे आपका पॉइंट फ्लो कर रहा है तब तो याद रखना पड़ेगा। अगर पॉइंट फ्लो नहीं कर रहा, जनरल कंडीशंस आर एज फॉलोज, सब तो लिख सकते हो। अगर आप रेगुलेशन नंबर लिख के रख दो, 6 का 1 का ए ऐसे, 6 का 1 का बी ऐसे, तब तो आप बेरक लिख रहे हो पूरा, तब तो आपको पूरा वैसे याद करना है। हाँ, ऊपर अगर खाली रेगुलेशन नंबर 6(1) ये बोलता है तब आप लिख सकते हो। ओके ओके, तो ए बी सी नहीं लिख के आई विल सजेस्ट कि 1 2 3 लिखो, ए बी सी मत लिखो, 1 2 3 करके लिखो। ठीक है, अब देखिए वारंट, वारंट याद है ना, हम लोग पढ़े थे। वारंट क्या होता है? एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन होता है सामने वाला के पास कि आपका शेयर्स खरीदे क्या नहीं खरीदे, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो ठीक है, ये जो इशू जब भी आता है ना, ये हम लोग आईसीडीआर में क्यों पढ़ रहे हैं? जब इशू आता है ना आईपीओ और एफपीओ, आईपीओ और एफपीओ, तो कंपनी क्या है ना, गेम खेलता है।
कंपनी क्या होता है ना, गेम खेलता है, जिसको लगता है कि ना मेरा कंपनी इतना बढ़िया है ना, आगे जाके बहुत बहुत ज्यादा, और उसको देखता है मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, तो वो क्या बोलता है ना, चलो एक शेयर तो आपको मिलेगा ही, उसके संग हम एक वारंट भी दे देंगे। क्या, एक शेयर मिलेगा ही और एक हम वारंट भी दे देंगे शेयर के संग, वो आपके ऊपर है। उसका क्या करेगा, अगर मान लो शेयर मेरा 100 रुपए का है ना, तो चलो तुम इसमें 25 रुपया दे देना मेरे को। अगर तुम तो शेयर इसलिए खरीद रहा है कि मेरा शेयर बढ़ेगा, तो जा एक और गैम्बलिंग खेलते तेरे संग, तुमको गैम्बलिंग खरीदना है ना, चलो मेरा कंपनी में तुम ऐसे इन्वेस्ट कर, मेरे को और शेयर चाहिए था, एक और शेयर मिल सकता है तेरे को, अगर तुमको हम ये वारंट दे देते हैं, तुम ये वारंट आज 25 रुपए लेके खरीद ले, तेरे को लगता है ना दाम आगे बढ़ेगा, तो 18 महीना का टाइम देते हैं, 18 महीना के कभी भी आना मेरे से 100 रुपया में शेयर ले लेना, 18 महीना का दिन में कभी भी मेरे पास आना, 100 रुपया में शेयर मैं तेरे को देगा, 100 रुपया में शेयर मैं तेरे को देगा, तुम 100 रुपया में शेयर लेके चल जाना मेरा, चाहे उस समय 500 रुपया भी शेयर का दाम हो, चाहे उसमें 500 रुपया के भी, है हिम्मत खेलना है हिम्मत, ऐसे बोल के दे देगा वारंट। समझ में आया, समझ में आया, 3 इडियट्स में जैसे चतुर करता है हिम्मत, 5 सितंबर को आना पड़ेगा, समझ में आया, तो ये है हिम्मत बोल के शेयर दे देता है। तो अब इसमें मान लो अगर शेयर 10 रुपए का हो गया, तब क्या करना चाहिए बोलो, अगर शेयर आगे जाके 18 महीना के अंदर में 10 रुपए का आ गया और 25 रुपए ऑलरेडी दे चुका है 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए का दाम पे खरीदने के लिए, अब मान लो 10 रुपया शेयर चल रहा है, उसको लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए ना। तो इतना अंदर से क्यों एकदम रो के क्यों बोल रहे हो, बोलो हाँ करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। सर 25 रुपया तो डूब गया, अरे तो डूब गया, तुम बेवकूफ है क्या, और 75 रुपया दे के तुम 10 रुपए का शेयर लेगा क्या, इससे अच्छा मार्केट में ले ले 10 रुपया में, समझ में आया, इससे अच्छा तो मार्केट में मिल जाएगा। तो ये वारंट क्या मिलता है ना, एक ऑप्शन मिल जाता है वारंट होल्डर को, वो कंपनी को कभी भी वारंट बोल के बोलेगा दो मेरे को अपना शेयर, तो एक तरीके का वारंट होता है, वारंट नहीं होता, तुमको पेश होना पड़ेगा, तो कंपनी आपको शेयर दे देगा, क्योंकि आपने वो वारंट खरीद लिया है। वो वारंट कितना रुपया देके खरीदा, 25 रुपया तक 25 रुपया आपने देके खरीद लिया, क्योंकि सेबी का गाइडलाइन है, अगर जब भी आप आईपीओ और एफपीओ लेके आ रहे हैं और इश्यू करके शेयर इश्यू के संग एक वारंट भी अटैच कर दे रहे हैं कि आपका फ्यूचर में वो शेयर खरीद सकता है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, बोलता है 100 रुपया नहीं 120 रुपया में देंगे, अगर उसको लगता है कि ज्यादा तो खरीद लेता है, कोई खरीद लेता है, उसको लगता है अगर शेयर 400 रुपया हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा तो उसको खरीद लेता है कोई, तो वारंट, और वारंट सब कंपनी नहीं देता है, जिसको पैसे का दरकार होता है ना ज्यादा, वो कंपनी देता है वारंट, और उसको लगता है कि हाँ मेरा कंपनी में अच्छा वोलेटिलिटी है, और उसको किसी को लगता है ना प्रोमोटर को मेरा शेयर हो सकता है गिर भी जाए, वो खुद श्योर नहीं है, तो इसलिए वारंट अटैच कर देता है, ठीक है, इसे वो क्या करता है, वारंट अटैच करता है। तो वारंट क्या करता है, आपको एक ऑप्शन दे देता है, जैसे मान लो आईपीओ आया, आईपीओ ने एक शेयर सब्सक्राइब किया ना, जब आपके पास शेयर सर्टिफिकेट आएगा ना, एक मेल भी आ जाएगा, शेयर वारंट, योर शेयर इज इशूड विद अ शेयर वारंट, डू यू वांट टू एक्सरसाइज इट। अब मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे को एक्सरसाइज करना है ये वारंट, और मैं जाके कंपनी को क्या करता हूं, ले भाई 25 रुपया, तो 3 महीना के अंदर तुमको शेयर लेना पड़ेगा, अगर नहीं लिया, तुम बोला 25 रुपया दे दिया, तो तेरे को 3 महीने का टाइम देगा, बोले अभी और भी बढ़ सकता है शेयर, वेट करते हैं, 75 अभी नहीं देते, 75 रुपीज अभी नहीं देते, और वेट करते हैं, हो सकता है 200 हो जाए, तो तुमको वो रिस्क तुमको खेलना है। अगर चाहे अभी पैसा दे देगा, तुम पैसा अभी दे देगा, 18 महीने का टाइम रहेगा, जैसे मान लो तुमको 1 अप्रैल 2024 में मिला, तो तुमको वहां से 18 महीना का टाइम रहेगा, वारंट के ऊपर लिखा रहेगा, बोलेगा 18 महीना के अंदर अंदर पैसा दे दो। अब मान लो तुम पैसा दे दिया, तो उसके 3 महीना के अंदर तुमको शेयर लेना पड़ेगा, समझ में आया, पैसा देने के 3 महीना के अंदर। वारंट कब एक्सरसाइज कर सकता है, 18 महीने का अंदर तुम एक्सरसाइज कर सकता है, तो जिस दिन एक्सरसाइज किया, जिस दिन पैसा दिया, उसका 3 महीना के अंदर तुमको शेयर खरीदना पड़ेगा, समझ में आया, 3 महीना के अंदर क्या करना पड़ेगा, शेयर खरीदना पड़ेगा। ये कहां पे लिखा हुआ है, आईसीडीआर रेगुलेशन में। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये वाला रेगुलेशन, जब आप आईपीओ और एफपीओ लेके आते हैं, आईपीओ और एफपीओ लेके आते हैं ना जब भी, तो उसमें वारंट लगा सकता है कंपनी। वो वारंट क्या करता है, आपको एक्सरसाइज करने के लिए ऑप्शन दे देता है कि आप फ्यूचर डेट में आज ही का प्राइस में आप वो शेयर को ले सकते हैं, आज ही का प्राइस, या फिर उसमें लिखा रहेगा इस प्राइस में, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ प्रीमियम पैसा देना पड़ेगा। आज के डेट में वो प्रीमियम पैसा नहीं है, आपका उसी का वैल्यू का 25% आपको लेना पड़ेगा। सेबी का गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर आप वारंट दे रहे हो तो उसका 25% आज ही ले लो, और उसके बाद मान लो ऐसा होता है कि वो पैसा ले ही नहीं, वारंट एक्सरसाइज, वो पैसा फॉरफिट हो जाएगा। वो पैसा क्या होगा, फॉरफिट हो जाएगा। वो पैसा क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, वो कंपनी का हो जाएगा पैसा। समझ में आया, समझ में आया तो ठीक है। देखो, एन इश्यूअर शैल बी एलिजिबल टू इशू वारंट इन एन आईपीओ सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, द टेन्योर शुड नॉट एक्सीड 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अलॉटमेंट। 18 महीना के ऊपर नहीं एक्सीड करना पड़ेगा। तो जिस दिन वारंट दिया उससे 18 मंथ्स का टाइम मिलेगा तुमको। 18 महीना के का डेट रहेगा वारंट का। एक्सपायरी डेट होता है ना, जैसे कार्ड का भी एक्सपायरी डेट होता है, ये वारंट का एक्सपायरी डेट होता है। उसके अंदर अंदर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में है 1 और मोर वारंट। एक वारंट या 2 वारंट लगा दो तुम कि तुमको 2 शेयर मिलेगा, 3 शेयर मिलेगा, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के ऊपर डिबेंचर्स भी तो लेके आ सकता है। डिबेंचर्स के ऊपर वारंट इशू कर देगा कि तुमको शेयर में कन्वर्ट, तो वही हो जाएगा ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है, ओके।
ठीक है। अब बोल रहा है कि जो 25% है ना उसको अपफ्रंट में ले लेना पड़ेगा, ठीक है। 25% अपफ्रंट में कंसिडरेशन अमाउंट बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज शैल बी रिसीव्ड अपफ्रंट, ठीक है। अभी 25% बोल रहा है कैसे लेगा, जैसे मान लो जो कंपनी है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से लेके आता है, तो बुक बिल्डिंग में कैसे लेगा बाबू, बुक बिल्डिंग में तो रेंज है, लोअर एंड अपर कैप है, लोअर एंड अपर कैप है, तो ये लोग बोल रहे अपर कैप वाला पकड़ के 25% ले लेना, अपर कैप वाला पकड़ के ले लेना 25% जब आप शेयर को अलॉट करोगे, ठीक है, ठीक है। बेस्ड ऑन द कैप प्राइस डिटरमाइंड फॉर द लिंक इक्विटी शेयर, ओके। कैप प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ओके। जैसे प्राइस बैंड होता है ना, कभी कभी देखोगे ना आईपीओ आता है तो प्राइस बैंड में आता है, पता नहीं रहता है कि क्या शेयर में लिस्टिंग होगा, शेयर तो पहले अलॉट हो जाता है, फिर उसके बाद लिस्टिंग आता है, जिस दिन लिस्टिंग हो गया उस दिन से आप बेच सकते हो शेयर, तो उसके पहले ही तो देना पड़ेगा। जैसे मान लो आज शेयर लिस्ट हो गया तो आज ही आप शेयर बेच सकते हो, क्योंकि आपके पास आ गया शेयर, पहले ही आ जाता है शेयर, उसके बाद अगला दिन लिस्ट होता है, तो सब वेट करते हैं यार जिस प्राइस में लिस्ट हो उससे ऊपर खुले, होता नहीं आज ये लिस्टिंग से ऊपर इतना ऊपर खुला है, तो वही होता है। तो प्राइस डिटरमाइन होगा कैप प्राइस के ऊपर, तो कैप प्राइस के ऊपर लिस्टिंग हो सकता है ना शेयर का, कैप प्राइस के ऊपर भी लिस्टिंग हो सकता है शेयर का, ठीक है। एंड वारंट होल्डर शुड डू नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ एनी ऑफ द वारंट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट फॉरफिटेड बाय द इश्यूअर, ठीक है। 3 महीना के अंदर में अगर पेमेंट करने के 3 महीना के अंदर में अगर आपने वारंट को एक्सरसाइज नहीं किया तो फिर आपका वारंट क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा और आपको वारंट का पैसा फॉरफिट हो जाएगा जो आपने दिया है, ओके। चलो लिख लेते हैं। इसका रेगुलेशन नंबर भी लिख लीजिए, इसका रेगुलेशन नंबर 13 है। पता चला कोई रैंक के लिए ट्राई कर रहा है, बोलेगा सर इश्यू ऑफ वारंट का लिखा ही नहीं, वही क्वेश्चन आया और उसका रेगुलेशन नंबर हमने लिखा इसलिए रैंक नहीं आया, तो इसलिए लिख दिया भाई। बाबू देखो पॉइंट्स क्या है, अगर मान लो आप सेक्शन नंबर लिख रहे हो और सेक्शन नंबर देखो यहाँ पे रेगुलेशन में 13A-B-C लिखा है, और एग्जाम में भी आप ऐसे लिख के जाओगे ना कि रेगुलेशन नंबर 13, फिर ऐसे ही स्टार्ट करोगे, फिर पूरा ऐसे ही लिख रहे हो। अगर फिर यहाँ पे आप क्लमजी कर दिए ना, A की जगह C लिख दिए, C की जगह B, तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्या होगा आप रेगुलेशन नंबर वाइज लिख रहे हो। अगर रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो तब आप कैसे भी लिख सकते हो A-B-C-B, फिर उसके बाद क्या होगा आप जैसे ऐसे लिख रहे हो, देखो एग्जाम में लिख रहे हो रेगुलेशन नंबर 13 सेल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, फिर ए, तो क्या होगा एग्जामिनर को लगेगा पूरा, आप एग्जामिनर को क्या लगेगा आप 13A-B-C लिख रहे हो, तो इससे अच्छा आप गोला वाला पॉइंट बना दीजिए बुलेट्स, या फिर 1-2 छोटा वाला 1-2-3 लिख दीजिए, वैसे लिख दीजिए, ठीक है। हाँ उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन नंबर लिख दिया, हाँ फिर उसके बाद नीचे जैसे लिखना है लिख दो, ठीक है, नीचे जैसे लिखना है लिख दो, तो बेटर ये रहेगा बुलेट्स वाला पॉइंट्स बना के लिख दो, सबसे बेटर यही होगा। उसमें आंसर कटने का मार्क्स कम रहता है, आंसर कटने का चांस कम रहता है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है उसको लगता है कि ठीक है तुमको रेगुलेशन नंबर नहीं पता था, तुम रेगुलेशन वाइज नहीं लिख रहे हो, क्योंकि उसको जो सजेस्टेड आंसर मिलेगा वो तो रेगुलेशन ही मिलेगा ना, उसको सजेस्टेड आंसर पूरा बेरेक्ट मिलेगा, तो वो देखिएगा 13A में तो ये लिख दिया, 13B में ये लिख दिया, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर रहता है वो लोग को सजेस्टेड आंसर मिलता है, ठीक है। तो सजेस्टेड आंसर में 13A-B-C ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, तो बेटर ये रहेगा आप A-B-C मत लिखिए, बुलेट्स बना के लिख के आइएगा एग्जाम में। सेम एप्लीकेबल टू ऑल द लॉ पेपर्स। Issue of warrants in IPO or FPO. One or more warrants may be attached with the securities. Okay. Tenure of warrant cannot exceed 18 months.
प्राइस शैल बी 25% ऑफ द कैप प्राइस. ओके, ये वाला पॉइंट में पूरा मत लिखिए. देखिए, इफ वारंट नॉट एक्सरसाइज्ड विद इन कितना मंथ था, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, within 3 months of the date of payment of consideration. चलो लिखो. Point number 3, the company will take at least 25% of the exercise price of the warrant on upfront basis at the time of issue. Price shall be 25% of cap price. 25% of cap price. जब आपका प्राइस जो है लिंक्ड रहता है कैप और फ्लोर से, तो बोलता है 25% ऑफ कैप प्राइस. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा ट्विक कर दिया, बोल दिया कि कोई कंपनी प्राइस बैंड में लेके आ रहा है, तो 25% लो अगर ये फ्लोर का ले लिया तो क्या करेक्ट है कंपनी डिसीजन में, तो गलत हो जाएगा. इसलिए आप लोग को लिखा रहे हैं. अगर क्वेश्चन टफ करना है एकदम एग्जामिनर को, तो ऐसे टफ कर सकता है. ठीक है, फिर आप लोग बोलेंगे कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस आया. आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस में है. ओके, within 3 months of the date of the payment of consideration. ठीक है, then the company shall forfeit upfront. The company will forfeit upfront fees paid by the warrant. ठीक है, upfront fees paid. ठीक है, या फिर upfront लिख दो, upfront fees. The company will forfeit upfront fees. कौन सा छोटा वाला दिखाना है? ये यहां पे जो लिखा है ना, यहां पे ये देखो, हम बताते हैं कैसे लिखना है पॉइंट. इफ वारंट इज नॉट एक्सरसाइज्ड, ठीक है, विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. समझ में आया? आज अब 25% दे दिए, आप बोलोगे कि हम शेयर ले रहे हैं कंपनी को, तो 3 महीना के अंदर अंदर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वारंट क्या होगा, आपका वारंट का जो पैसा दिया हुआ है ना, वो फोरफिट हो जाएगा. ओके, देन द कंपनी शैल forfeit. Then the company shall forfeit. AC इसलिए बोला था एडजस्ट कर लेना. ICDR का क्लास में ऐसे मत करो. हाँ, ICDR का क्लास में मत करो ये सब. जैकेट पहन के आओ. ICDR का क्लास में अगर अटेंटिव नहीं रहोगे, कुछ पॉइंट छूट गया, जैसे अभी कैप वाला प्राइस बताया, कैप वाला समझे नहीं, लिख लिए, घर में जाके कुछ नहीं समझ में आएगा. फिर रिकॉर्डिंग देखोगे, ये देखोगे, टाइम वेस्ट होता है ना, फिर छोड़ दोगे. याद कर लेते हैं. एग्जाम में एक तो क्वेश्चन बस खाली थोड़ा सा ट्विक कर दिया ना, बस गया 5 मार्क्स. 5 मार्क्स सीधा चला जाएगा. आप तो पूरा लिखाओगे, हाँ वारंट होल्डर एक्सरसाइज कर सकता है, क्या दिक्कत है, गलत हो जाएगा ना, कुछ नहीं देगा, 0 देगा. समझ में आया? क्योंकि यस नो का क्वेश्चन है ना, आप यस लिख दिए तो खत्म. समझ में आया? तो वारंट होल्डर में क्या है, वारंट में क्या करता है, 1 और मोर वारंट अटैच किया जा सकता है विद द सिक्योरिटी. कितना महीने का वारंट इशू कर सकते हैं? 18 महीने का कंपनी इशू कर सकता है. और 25% ऑफ द एक्सरसाइज मस्ट बी रिसीव्ड अपफ्रंट. 25% किसका? अगर लो और कैप वाला कंपनी अगर प्राइस बैंड में अगर लेके आ रहा है, तो कैप प्राइस के बेसिस में आपका डिटरमाइन होगा प्राइस, 25% ऑफ द प्राइस. और इफ द इशूअर हैज नॉट पेड द कंसिडरेशन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सरसाइज, विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, अगर एक्सरसाइज नहीं करता है, शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करा लेता है, दूसरा शेयर्स नहीं ले लेता है, कंपनी को 75% और देके, तो क्या होगा, उसका अपफ्रंट फीस फोरफिट हो जाएगा. ओके, ठीक है. वारंट जो है ना, कंपनी जैसे मान लो शेयर इशू किया, तो कंपनी अपना वारंट में एक्सपायरी डेट लिख देगा. उसके पहले आपको कंपनी को जाके बोलना पड़ेगा कि हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं आपका 18 महीना के अंदर में. फिर उसके बाद जब आपने पेमेंट कर दिया 25%, उसके 3 महीना के अंदर में आपको शेयर्स ले लेना पड़ेगा, बाकी बैलेंस पेमेंट करके, नहीं तो 25% आपका फोरफिट हो जाएगा. कंपनी आपके लिए बैठा नहीं रहेगा. समझ में आया? कोई और आके भी तो बोल सकता है, लिमिटेड शेयर होता है, जैसे मान लो सारा शेयर के संग इशू करके दे दिया, तो सारा शेयर में इशू करके दे दिया. अब मान लो 50% आदमी लोग आया,
ठीक है, और 50% आदमी लोग आके पैसा दे दिया, लेकिन कंपनी के पास देने के लिए नहीं है शेयर्स, तो क्या करेगा, जो आदमी नहीं दे उसका फोरफिट करते चला जाएगा पैसा। ओके, कंपनी थोड़ी ना आपके लिए बैठा रहेगा, कंपनी को आगे और भी शेयर लेके आना है, एफपीओ लेके आना है, कुछ भी लेके आना है, तो कंपनी थोड़ी ना आपके लिए बैठा रहेगा, तो ये ऑप्शन दे दिया सेबी। ओके, चलो प्रोमोटर अभी हम पढ़ा नहीं रहे, प्रोमोटर खाली प्रोमोटर के बारे में थोड़ा सा जान के चल जाओ फिर कल आके, क्योंकि इजी लगेगा क्लास। ओके, और एक छोटा सा आपको रिसर्च वर्क देंगे, वो रिसर्च वर्क करना। देखो प्रोमोटर कौन होता है पता है, सेबी, सेबी क्या बोलता है ना, प्रोमोटर, प्रोमोटर शैल इंक्लूड, ठीक है, प्रोमोटर शैल मीन द नेम as such in draft of a document or offer document identified by an issuer in the listed in the listing। ठीक है, मान लो एनुअल रिटर्न जो कंपनी सबमिट करता है ना, एनुअल रिटर्न, उसमें बोल देता है कि मेरा कंपनी का ये प्रोमोटर है, मेरा कंपनी का ये प्रोमोटर है। जैसे इन्फोसिस का कौन है, इन्फोसिस का कौन है, एनआर नारायण मूर्ति है ना, एनआर नारायण मूर्ति। रिलायंस का कौन है, मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी। तो ये लोग क्या करता है ना, अपना कंपनी का जब ऑफर डॉक्यूमेंट रहता है ना, ऑफर डॉक्यूमेंट एनुअल रिटर्न, उसमें लिख देता है कि मेरा प्रोमोटर कंपनी का ये है, तो उसके लिए वही प्रोमोटर हो गया, उसके लिए वो ही प्रोमोटर हो गया। और जिसके पास क्या रहता है, तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब समझ गया, शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पर्सन। ओके, तो उसमें लास्ट में क्या होता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन में सब चीज, मतलब जो मेंस नेम सजेस्ट करता है उसके हिसाब से और भी जन को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मीन्स लिखा होता ना तो मतलब खाली यही लोग रहता। इंक्लूड्स में क्या होता है आपका, इंक्लूड्स में क्या रहता है कि और भी उसमें नेम के हिसाब से, मान लो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया कि इसको भी प्रोमोटर माना जाएगा तो उसको भी मान लिया जाएगा। ओके, वो मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है ना, मतलब ये आदमी के अलावा और भी आदमी लोग हो सकता है जिसको प्रोमोटर माना जाए। तो क्या होता है, क्या बोलता है, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द इश्यूअर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। मान लो एनआर नारायण मूर्ति, ठीक है, कंपनी का प्रोमोटर है, ठीक है, कंपनी का क्या है, प्रोमोटर है, ठीक है, कंपनी का प्रोमोटर, और वो क्या कर रहा है, कंपनी को होल्ड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कंपनी का अफेयर्स को। कंपनी का अफेयर्स मतलब कहां नया ऑफिस खुलेगा, कहां पे कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, ठीक है। मान लो कंपनी का वो प्रोमोटर भी नहीं आइडेंटिफाई कर, मतलब एनुअल रिटर्न में उसका नाम भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो ऐसा कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है कि वो सारा जगह कौन कंट्रोल, क्या ऑफिस बनेगा, कौन कौन डायरेक्टर बनेगा, सब चीज का वही कर रहा है। तो उसके पास कंट्रोल है पूरा, मैनेजमेंट, कंपनी का जितना भी मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसका कंट्रोल है, तो उसको भी प्रोमोटर मान लिया जाएगा एज पर सेबी, एज पर सेबी गाइडलाइंस। ओके, उसको क्या मान लिया जाएगा, आपका प्रोमोटर मान लिया जाएगा इफ ही हैज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अफेयर्स ऑफ द कंट्री को कैसे कंट्रोल, उसके पास पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के बाद तो कंट्रोल हो जाता है। तो आप ये तो कंपनीज एक्ट में भी पढ़े हैं, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अगर आप अपॉइंट कर सकते हो, यू आर सेड टू बी हैव कंट्रोल ओवर द कंपनी। ओके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना, अब देखिए क्या बोल रहा है, तीन चीज बोला। नंबर वन, जिसका एनुअल रिटर्न में या कोई डॉक्यूमेंट है कंपनी में उसका नाम हो एज अ प्रोमोटर, तो मतलब प्रोमोटर लिखा हुआ है तो उसको प्रोमोटर मान लिया जाएगा। नंबर टू, जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और नंबर थ्री, जो डायरेक्टर्स लोग को कंट्रोल करता है, डायरेक्टर लोग ऐसे काम करो, वैसे काम करो, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, समझ में आया, तो वो लोग को भी मान लिया जाएगा क्या, प्रोमोटर। वो लोग को भी क्या मान लिया जाएगा, प्रोमोटर। अब बोलेंगे ना सर लेकिन सीएस भी तो जब काम करता है ना, डायरेक्टर लोग को बोलते हैं ऐसे बोलो, ऐसे करो, यहां साइन करो, वहां साइन करो, तो वो भी प्रोमोटर है क्या? सीएस तो काम करता है ना, सीएस बोलता है डायरेक्टर को यहां साइन करो, वहां साइन करो, तो डायरेक्टर लोग को तो वही कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टर को वही नहीं। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई काम कर रहा है ना तो उसको अपने प्रोमोटर नहीं मानते, उसको अपने क्या करते हैं, प्रोमोटर नहीं मानते हैं। लेकिन देखो इसमें क्या हो गया ना, एक प्रॉब्लम आ गया था, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, वेंचर कैपिटलिस्ट, IRDA, तो जैसे ये सब कंपनी जो होता है ना, ये सब जो कंपनी होता है जो आईपीओ लेके आते हैं, अपने बोलते हैं ना QIB में 75% से ज्यादा होल्ड करेगा, 75% से ज्यादा होल्ड करेगा, तो मेरे पास इतना मेजॉरिटी शेयर है। मान लो आज IRDA इंश्योरेंस कंपनी, LIC आके, जो IRDA में रजिस्टर्ड है, LIC आके और कंपनी में 25% पैसा लगा देता है, लगा सकता है, तो उसको तो मान लिया जाएगा ही हैज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ही हैज कंट्रोल ओवर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि इतना स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये लोग के लिए स्पेशल रूल ले आया कि इन लोग को अपने डीम्ड प्रमोटर कभी नहीं मानेंगे, ये लोग को अपने डीम्ड प्रमोटर कभी नहीं मानेंगे,
कभी भी उसको नहीं मानेंगे इवन इफ वो 20% से ज्यादा अगर शेयर को होल्ड करके रखता है। क्या 20% से ज्यादा शेयर को होल्ड करके रखता है तो भी अपने उसको डीम्ड प्रमोटर कभी नहीं बोलेंगे। जब तक वो आके नहीं बोलता है कि मैं प्रमोटर हूं, और जब तक कंपनी का शेयर होल्डर्स लोग नहीं एग्री करता है कि ये प्रमोटर है, उसको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। अगर मान लो LIC 25% शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, LIC 25% शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, 15% शेयर होल्ड करके रखा हुआ है कंपनी का, तो भी हम लोग उसको प्रमोटर नहीं मानेंगे। दो उसके पास 15% शेयर है, जब तक वो खुद आके नहीं बोलता है, जब तक कंपनी खुद आके नहीं बोलता है कि वो प्रमोटर है, हम लोग उसको डीम्ड प्रमोटर कभी नहीं मानेंगे। यहां पे डीम्ड कॉन्सेप्ट नहीं होता है। समझ में आया क्यों डीम्ड कॉन्सेप्ट नहीं होता है? पता है ना, ICDR गाइडलाइंस में बोल देता है अगर तुम प्रमोटर बन गया कंपनी का, तुमको 18 महीना तक शेयर को होल्ड करके रखना पड़ेगा। समझ में आया? वो LIC बोलेगा पागल है कि हमको प्रमोटर बना दिया, हम बेच ही नहीं सकेगा शेयर अपना, हम तो इन्वेस्ट किया था अपना शेयर, तुम्हारा कंपनी में हम इन्वेस्ट किया था, हमको बेचना है, बेचने दो। म्यूचुअल फंड बोलेगा अरे पागल है, तुम्हारा कंपनी गिरते चला जा रहा है, अरे बेचने दे, तुम तो प्रमोटर है, तुम कंपनी का प्रमोटर है, तुम कंपनी को लेके आए, तुम कंपनी को आखिरी वक्त तो छोड़, जैसे LIC में आदमी को छोड़ता नहीं, इसको भी छोड़ेगा नहीं तुम, जब तक डूब नहीं जाता तुम छोड़ेगा नहीं। समझ में आया? तुम छोड़ेगा नहीं कंपनी को। वे पागल है कि हम प्रमोटर नहीं बनना, इसलिए रूल बनाया कि इन्वेस्ट कर रहा है ना, बड़ा बड़ा कंपनी है, लोग के पास अनाप शनाप पैसा है, तो 10% होल्ड करके रखता है, तो प्रमोटर बना दोगे उसको। ICDR में गाइडलाइंस है 18% 18 महीना तक आपको लॉक इन पीरियड रहता है, लॉक इन करके रखना पड़ेगा, तो फंस जाएगा ना वो। 18 महीना के अंदर पेटीएम जैसा कंपनी 5 दिन में 50% गिर गया तो बर्बाद कर देगा LIC को, तो नहीं कर सकता ऐसे। फिर इंस्टीट्यूशन लोग बोला हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए ये रूल निकाला, डीम्ड प्रमोटर नहीं माना जाएगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि लॉक इन पीरियड से बचना है उन लोग को। समझ में आया? लॉक इन पीरियड से बचना है। सेम स्टार्टअप्स के लिए भी होता है, देखते नहीं शार्क टैंक में बोलते हैं ना कि मेरा सेल इतना है, मेरा इतना वैल्यूएशन है, तो वो बोलते हैं नहीं आज आके मैं आपके कंपनी में 1% शेयर लगाऊंगा, 1% स्टेक, एडवाइजरी शेयर, ये सब होता है ना, देखियो ना। तो स्टॉक वो लोग क्या करता है, वो लोग तो बोलते हैं ना एग्जिट का तरीका बताइए हम आपका शेयर में, वो लोग इन्वेस्ट कर रहा है ना। अब वो लोग को बोल देगा कि तुम 18% तक होल्ड करके रखो, देखता नहीं किसी में वो लोग 15% लगा देता है, 25% लगा देता है, 30%, तो क्या प्रमोटर हो गया वो लोग प्रमोटर हो गया क्या? वो लोग प्रमोटर हो गया तो 18 महीना तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो बेचेगा कैसे, निकलेगा कैसे? वो लोग तो इन्वेस्ट कर रहा है ना। समझ में आया? तो ये लोग इन्वेस्टर है, ये लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनर होता है कंपनी का, ये लोग कभी भी छोड़ सकता है, ये लोग को जिस दिन प्रॉफिट मिला छोड़ देगा, तो इसलिए लोग को डीम्ड प्रमोटर नहीं माना जाता है। अभी भी पता है ना, शेयर मार्केट में ऐसा कंपनी है जिसका प्रमोटर ही नहीं है। बोले सर क्या बोल रहे हैं, कंपनी का प्रमोटर ही नहीं है? बहुत सारा कंपनी है जिसका प्रमोटर नहीं है। ऐसा कंपनी का नाम बोलेंगे तुम लोग शॉक हो जाओगे। ऐसा बोलोगे अरे सर क्या करें, बेच देगा शेयर, मालिक ही नहीं है कंपनी का कोई, ठीक है। मालिक कौन होता है शेयर कंपनी का? शेयर होल्डर्स लोग, तो शेयर होल्डर तो है, उसको कंपनी को बोलते हैं प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, वो लोग प्रोफेशनली मैनेज्ड हो रहा है, कोई प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर खुद आके बोल रहा है हमको प्रमोटर मत बनाओ, हमको बेचना है शेयर, हमको प्रमोटर नहीं बनना है, ठीक है। एग्जाम्पल बताएं, ITC, ले ITC का प्रमोटर नहीं है, नहीं ITC का कोई प्रमोटर। HDFC, ICICI, कोई प्रमोटर नहीं है। समझ में आया? कोई प्रमोटर नहीं है लोग का। जोमैटो सर उसमें तो देखते शार्क टैंक में बैठा रहता है, वो MD CEO है, प्रमोटर नहीं है, फाउंडर बोलता है अपने आप को, फाउंडर, कभी भी प्रमोटर नहीं बोलेगा। प्रमोटर बोलेगा ना केस कर देना उसके ऊपर। कैसे बोल दे तुम अपने आप को प्रमोटर? BSE का साइट में जाके देखोगे ना 0% होल्डिंग दिखा रहा है प्रमोटर का, ठीक है। वैसे ही बहुत सारा कंपनी है जो प्रमोटर लोग सबसे ज्यादा खरीद के रखा है। रिलायंस, उसमें 51% स्टेक है रिलायंस का, वो छोड़ता ही नहीं है, बोलता है कि नहीं अपना कंपनी को नहीं छोड़ेंगे कभी भी, ठीक है। समझ में आया? और बहुत सारा कंपनी लोग ट्राई करता है कि हम लोग का नाम हटा दो प्रमोटर से, हमको नहीं बनना है प्रमोटर, हटा दो। इन्फोसिस ईयर 2014 में बोला कि हमको प्रमोटर का नाम से हटाओ, हमको बनना ही नहीं, हम इस कंपनी का प्रमोटर है ही नहीं, हमको नहीं बनना है। वो लोग उस सबसे उठ गया ऊपर। 2014 में लेके आया मेरे को, वी शुड बी रिक्लासिफाइड एज नॉन प्रमोटर ऑफ द कंपनी, वी शुड बी रिक्लासिफाइड एज नॉन प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो क्या करता है वो लोग अपना इक्विटी को डाइल्यूट कर सकता है, इक्विटी को डाइल्यूट कर सकता है, क्योंकि कभी भी प्रमोटर स्टेक बेचता है ना तो ऐसे न्यूज आएगा, ऐसे मनी कंट्रोल में प्रमोटर है सोल्ड द स्टॉक, तो उससे क्या प्राइस गिर जाता है। और ये NR नारायण मूर्ति बोल रहा है कि भैया हमको अपना पैसा, अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, शेयर बेचने दो ना यार, हम बुढ़ा हो गया, बच्चा लोग को देगा, शेयर वेयर देगा, तुम लोग इतना दिन तक, कितना दिन तक रखेगा? हम जब भी शेयर बेचता है मेरा शेयर का प्राइस गिर जाता है। प्रमोटर शेयर छोड़ कर रहा है, प्रमोटर अरे हम नहीं है, प्रमोटर नहीं बनना चाहता, हम छोड़ दो हमको प्रमोटर। सर 10% स्टेक रख के रखा है, उसमें भी तुमने को प्रमोटर बना के रखा हुआ है, नहीं बेचना है, लेकिन वो बेचा नहीं। वो लोग सोचा कि अगर बेचेंगे तो शेयर मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम लोग को क्या है ना, ये प्रमोटर का डेफिनेशन लिखा नहीं रहे, प्रमोटर का डेफिनेशन लिखा नहीं रहे,
और याद भी नहीं करना है अभी, कल के केस में तुम लोग को बस ये देखना है कि कितना कंपनीज ऐसा है जो कि जिसमें प्रोमोटर नहीं है, जिसमें प्रोमोटर नहीं है। जैसे अभी कुछ कुछ एग्जांपल दिया ना, आईटीसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जोमेटो, ऐसे करके एक एक कंपनी का सब लोग नाम याद करके आना, नाम देखना कि कौन कौन सा प्रोमोटर, कौन सा कंपनी का प्रोमोटर नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा कंपनी का प्रोमोटर नहीं है, बिना प्रोमोटर के भी कंपनी चल रहा है। ओके, क्या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आके बोल सकता है कि मेरे को प्रोमोटर बनाओ? हाँ बोल सकता है। एलआईसी चाहता है कि हम 25% स्टेक ले लिए, क्या हम प्रोमोटर बन जाए? वो बन जाएगा प्रोमोटर। अगर उसको रिलायंस जैसा कंपनी का प्रोमोटर बनने मिले तो बन ही जाएगा, रिलायंस जैसा कंपनी का प्रोमोटर बनने मिलेगा तो बन ही जाएगा। तो है कि नहीं गजब का ये आईसीडीआर? एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, बाउंसर। बताओ प्रोमोटर में भी क्या क्या घुसा दिया। चलो कैसा लगा आईसीडीआर बोलो? अच्छा लगा आज का क्लास? चलो नेक्स्ट क्लास में अपने प्रोमोटर से स्टार्ट करेंगे। ओके, और क्लास मिस नहीं करना है, जो क्लास में लिखा रहे लिखना है, रिवाइज करके आना है।